हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें प्रोबेबिलिटी थ्योरी के एक और लेक्चर के बारे में। इससे पहले जो है हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, यानी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है, हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। हमने इसी के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी पढ़ ली है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमने दो तरह से थ्योरम हमने कल या इससे पहले जो वीडियो करी है उसमें पढ़ी है हमने। सबसे पहले हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए पढ़ा, उसके बाद हमने डिपेंडेंट इवेंट्स के पढ़ा और बताया कि दोनों में रिलेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश होता है। आज की जो वीडियो है उसमें हम थोड़ा सा और आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें जो है वो बढ़ती जाएंगी इसमें। जैसे अभी रैंडम वेरिएबल आएगा, अभी इसमें जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट आएगा। इसमें अभी जो है आपकी पॉइजन्स रेशियो जो है वो आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अलग अलग आपको नया नया मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा अगर आप आगे वाली वीडियोस देख रहे हैं तो पुरानी आपकी पहले क्लियर हो, बिकॉज अगर वो क्लियर नहीं होंगी तो आगे आने वाली चीजें जो है वो हो सकता है आपको क्लियर ना हो। ठीक है, तो ये सब करने से पहले, क्योंकि हम आज जो करने वाले हैं उसको करने से पहले भैया एक चीज कर लेते हैं। पुराना क्वेश्चन हमने आपको ना एक होमवर्क में दिया था। एक क्वेश्चन हमने कल जो क्लास हुई थी, यानी इससे पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में रखा था। हमने ये बोला था, अ पर्सन ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, रिप्लेसेस इट एंड शफल द पैक। ठीक है, he continues doing this until he shows a spade. The chance that he will fail in the first two times is। ठीक है, आपसे ये बोला गया था। अब इसमें जब हम इसको करा रहे थे तो कल वाले क्वेश्चन में और आज वाले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में बस ज्यादा फर्क नहीं, क्वेश्चन यही था। अ, थोड़ा सा ऑप्शन में फर्क है। ऑप्शन आई गेस टाइप करने वालों ने थोड़ा सा गलत टाइप कर दिए होंगे। वैसे तो यहाँ पे भी THE लिख रखा था तो उसको मैंने सही करवा दिया है, तो ऑप्शन मैंने सही करवाए हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, अगर आपका जो है इनमें से चारों ऑप्शन में से आंसर नहीं आया तो ठीक है, हो सकता है कि आंसर आपका जो है आपने सही निकाला हो, बट वो ऑप्शन में ना हो, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा था। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले जैसे इसका आंसर निकालना है। एक बोला क्या गया, एक इंसान है, प्लेइंग कार्ड्स है उसके पास में, 52 कार्ड्स होते हैं या 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो इसको शफल करता रहता है और उसमें से कार्ड निकालता रहता है। वो ये प्रोसेस तब तक करता है जब तक उसके पास में स्पेड नहीं आ जाता। ठीक है, स्पेड आ गया तो वो जीत गया, अदरवाइज वो हार गया। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले दो टाइम्स यानी पहली दो बारी में उसका स्पेड नहीं आएगा, ये आपसे पूछा गया। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो भैया अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे को निकालनी है तो सबसे पहले तो ये बताओ कार्ड्स कितने होते हैं। तो आप बोलेंगे सर कार्ड्स होते हैं 52, और उसी के हिसाब से टोटल आउटकम्स बना लो। तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे अगर मैं आपसे पूछूंगा टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये 52 होंगे भैया, 52 होंगे। 52 टोटल आउटकम्स है। अब इसमें स्पेड्स कितने होते हैं सर। स्पेड्स होते हैं 13। स्पेड को हम बोलते हैं हुकुम। ठीक है, हुकुम बोलते हैं हम। ऐसा दिखता है ये, ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है स्पेड। तो ये जो होते हैं ये 13 होते हैं, 13 होते हैं। अब 13 स्पेड होते हैं, 52 टोटल कार्ड है। सपोज करिए पहले वाले कार्ड जो है उसको हम निकालने को कह रहे हैं PA, दूसरे कार्ड को हम निकालने को कहते हैं PB। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला वाला कार्ड भी स्पेड नहीं आएगा और दूसरा वाला कार्ड भी स्पेड नहीं आएगा, और मतलब मैं हिंदी वाला और बोल रहा हूँ, और वाला, और इसको इंग्लिश में एंड बोलते हैं हम। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला भी और दूसरा भी, दोनों में से कोई भी स्पेड नहीं आएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका आंसर कुछ ऐसे बनेगा, PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन PB कॉम्प्लीमेंट। है ना, तो PA कॉम्प्लीमेंट यानी 1 माइनस PA होता है भाई ये तो, है ना। और PB कॉम्प्लीमेंट होता है भाई 1 माइनस PB, 1 माइनस PB होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। PA जो होता है ये 13/52 होगा, यानी एक स्पीड निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो आप बोलोगे सर 13 एकम 13, 13 चौक 52 होता है, तो 1/4 इसका आंसर होना चाहिए। इसी तरीके से 13/52 ये भी होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/4 ही हो जाएगा, यानी 1/4 हो गया। अब आपको निकालना जो है उसके हिसाब से अगर मैं आऊं तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, PA 1 माइनस PA यानी 1 माइनस 1/4, है ना। ये 1 माइनस 1/4 इसका भी हो जाएगा। तो ये हो गया 3/4 इंटू 3/4 कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर 9/16 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने होमवर्क वाला क्वेश्चन करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात ये आती है कि आज हमारे को क्या पढ़ना है। इतना अगर आपको क्लियर है ना, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तो आज का जो टॉपिक है ना, ये है हमारा बेस थ्योरम। बेस बना देगा ये तुम्हारा ये वाली थ्योरम ना। ठीक है, बेस थ्योरम, बेस एक आदमी का नाम है भाई। ठीक है, इसने हमारा काफी सारा काम खराब करा है प्रोबेबिलिटी में ये टॉपिक डाल के, क्योंकि इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी एक्सपेंड हो गई है।
तो बात करते हैं इन बेस जी के बारे में। इनका पूरा नाम जो है वैसे थॉमस बेज है ना। थॉमस बेज है इनका नाम। इंग्लैंड के हैं ये, है ना, या थे, ठीक है। तो इंग्लैंड के थे। इन्होंने स्टैटिस्टिशियन एक मतलब वर्ड बोलेंगे हम इनके लिए, स्टैटिस्टिशियन थे ये, एक तरह के फिलोसोफर भी थे एक तरह के, मतलब पूरे के पूरे प्रॉपर मैथमेटिशियन नहीं थे। तो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी घुसा दी भैया। तो स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी जो है सबसे पहले बेस लेकर आए थे। तो इन्होंने कुछ थ्योरम्स दी, कुछ बहुत सारी चीजें बोली जिसके साथ में क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो गई। अब सबसे बड़ी जो इसमें थ्योरम मानी जाती है इनकी, उसको बोला जाता है, इन्होंने अपना नाम खुद दे दिया, उन्होंने बोला बेस थ्योरम इसका नाम रखेंगे हम। और सबसे बड़ी थ्योरम इसकी ये वाली मानी जाती है ना, इनकी। तो बेस थ्योरम है क्या, मैं थोड़ा समझाता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने क्या पढ़ी होगी, कि आपने ये पढ़ा होगा कि भैया अगर पी ए बाई बी निकालो, तो पी ए बाई बी का मतलब ये होता है बी इवेंट हो चुका, उसके रिस्पेक्ट में ए की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो इसका फॉर्मूला होता था पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, याद है। अपॉन में कितना होता था भाई, पी ए पी बी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ पी बी बाई ए निकाल लो, तो आप बोलेंगे सर बी बाई ए निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पी ए इंटरसेक्शन बी ही होता है, और अपॉन में लेकिन पी ए आ जाता है उस केस में, है ना। अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 से क्या मैं पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, फ्रॉम 1, बताना। तो आप बोलेंगे हाँ निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर शिफ्ट करिएगा, तो इसको लिखेंगे पी ए बाई बी अपॉन इनटू में पी बी, ऐसे कुछ लिख देंगे हम इसको। अब अगर मैं क्या करूं, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में डाल दूं, ठीक है, तो पी बी बाई ए कितना हो जाएगा, तो पी बी बाई ए जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा बनेगा, पी ए बाई बी, है ना, इंटू पी बी अपॉन में पी ए बनेगा। क्या ये बात सही है। तो ये जो बना, ये जो बन रहा है ना, इसी को ही बेस ने अपनी थ्योरम में एक्सटेंड करा। मतलब एक्चुअल में दो इवेंट के ऊपर बात हो रही है। दो इवेंट कौन कौन से, ए और बी की। अगर मान लेते हैं, इसका मैं थोड़ा सा मीनिंग समझाऊं, ए इवेंट बी इवेंट हो चुका, उसके रिस्पेक्ट में ए की प्रोबेबिलिटी गिवन हो, ठीक है। तो ए इवेंट अगर हो जाए और उसके रिस्पेक्ट में बी की प्रोबेबिलिटी पूछे, जबकि बी इवेंट हो चुका है आपकी, उसके रिस्पेक्ट में ए की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, तो उसको निकालने के लिए कुछ इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। अब इसमें दो तरह से इवेंट होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर इवेंट, एक होता है उससे पहले, मतलब दूसरा वाला इवेंट। पोस्टीरियर इवेंट और दूसरा जो इवेंट होता है, मतलब एक इवेंट जो हो चुका है और एक इवेंट मैं ये बोल सकता हूँ जो होने वाला है, ठीक है। तो अगर एक इवेंट हो चुका है और उसके रिस्पेक्ट में किसी होने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, और कंडीशन में आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट ना दे रखा हो, तो अगर इस तरीके का दे रखा हो, तो आप बेस थ्योरम का यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। अब आप बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप, कुछ अलग से ही बोल दिया आपने, कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। बस ये समझ में आया कि आपने हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन करी है, कैलकुलेशन करके ऐसा कुछ बना है, और आपने बोल दिया कि सर ये होता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया तो मैं इससे समझाता हूँ कि जो बेस थ्योरम होती है एक्चुअल में, अभी हमने क्या निकाला, पहले इस पे मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। पी बी बाई ए टू निकाला, पी ए बाई बी यानी इसका उल्टा, फिर पी बी यानी ये, है ना, और अपॉन में पी ए। क्या इतना समझ में आ गया, है ना। अब क्या है, अगर सपोज करो मैंने बेस थ्योरम का पूछा कि बेस थ्योरम कैसे यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, क्यों यूज करनी है, तो याद रखिएगा बेस थ्योरम जो होती है वो एक्चुअल में एक्सटेंसिव केस है, या एक्सटेंडेड केस है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही। यानी जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पी ए बाई बी निकालते हो, तो उसका मीनिंग क्या होता है, बी इवेंट हो चुका है, उसके रिस्पेक्ट में ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप, है ना। तो इसी का ही एक्सटेंसिव केस, अगर दो से ज्यादा इवेंट्स अपने पास में दे रखे हो, दो से ज्यादा इवेंट्स का मतलब, या दो से ज्यादा चीजें हमारे पास में हो, जैसे एक बैग की जगह पे आपके पास में दो बैग हो, सपोज करो, है ना। सपोज करो ये पहला बैग है, ये दूसरा बैग है। इसमें सपोज करो एक जो है वो व्हाइट बॉल है, दो जो है वो रेड बॉल, दो नहीं तीन ले लेते हैं, तीन जो है वो रेड बॉल है। इसमें दो व्हाइट हैं और तीन जो है, तीन नहीं, इसमें दो रेड ले लेते हैं, दो रेड बॉल हैं। अगर मान लेते हैं मैंने आपसे क्वेश्चन ना एक अलग सा क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछा कि भाई ये दो बैग है, पहले वाले बैग में एक व्हाइट और तीन रेड बॉल है, दूसरे वाले बैग में दो व्हाइट और दो रेड बॉल है ना। इन बैग में से मैंने किसी भी एक बैग में आंख बंद करके हाथ डाल दिया, हाथ डाला और एक बॉल निकाल दी, बॉल निकली रेड कलर की। कौन से कलर की, रेड कलर की बॉल निकल गई। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से निकली होगी। रेड कलर की बॉल निकल गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से निकली होगी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें थोड़ा सा ना क्वेश्चन एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह की बॉल्स दे रखी हैं, अलग अलग तरह के बैग्स दे रखे हैं, और बहुत सारी चीजें अलग अलग पूछी गई हैं। जैसे आपसे आपसे ये बोला गया कि एक बॉल निकल गई, वो रेड निकल गई, यानी एक इवेंट तो हो चुका है ना। यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली जो थ्योरम होती है उसको सेटिस्फाई करने की स्थिति में है ये क्वेश्चन। एक इवेंट हो चुका है, रेड कलर की बॉल निकल चुकी है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो पहले बैग से निकली हो।
तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भाई हमको नहीं पता हमने कौन से बैग में हाथ डाला, रेड कलर की बॉल निकल गई, बस हमारे हाथ में रेड कलर की बॉल है ना। अब ये कैसे पता लगाएं कि इसको ना पहले बैग से निकाला है। तो अब जो है यहाँ पे दिक्कत बहुत सारे आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे को पहले तो ये नहीं पता कि हमने कौन से बैग में हाथ डाला, फिर हमारे को ये नहीं पता कि रेड बॉल पहले वाले से निकली या दूसरे वाले से। अगर वो पहले वाले से निकली तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसके हिसाब से चलेगी, अगर वो दूसरे वाले से निकली तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसके हिसाब से चलेगी। तो अब होता क्या है, अब आपको लेने होते हैं प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मान लेते हैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो ये होता था फेवरेबल आउटकम्स को, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को किससे डिवाइड करते थे आप, टोटल से, है ना। टोटल से डिवाइड कर दो, यानी टोटल जितने भी आपके पास में आउटकम्स बन सकते हैं इनसे आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स को अगर आप टोटल आउटकम्स से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा। तो होता क्या है, अब इसको कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, जैसे अगर आपको याद हो, अभी मैंने पी बी बाई ए बनाया था आपसे, याद है उसका आंसर क्या बोला था मैंने, पी ए बाई बी इंटू पी बी, ये बोला था, अपॉन में पी ए बोला था, यस और नो, ये बोला था, है ना। अब ये बोला था, तो इसको ना बेस में थोड़ा सा लगाते हैं। बेस में किस तरीके से लगाएंगे, अगर मेरे को पी बी वन अपॉन आर निकालना है तो मेरे को इसको पी आर बाई बी वन लिखना है, ठीक है, इंटू पी बी वन लिखना है ना, अपॉन में टोटल आउटकम्स। ये हो गए फेवरेबल आउटकम, अब हो गए टोटल आउटकम्स। मैं इसको इससे कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो टोटल आउटकम्स में अगर देखो, ऊपर वाले को थोड़ा समझाता हूँ, फेवरेबल आउटकम है क्या एक्चुअल में, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये है क्या। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि भैया रेड बॉल निकल गई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पी वन बैग से निकली हो, है ना, यानी पहले बैग से निकली हो। तो हम क्या करेंगे, पहले बैग को चूज करके अगर मैं पूछूं उसमें रेड बॉल कितनी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं पहले बैग में कितनी रेड बॉल आई। उसके बाद पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी से इसकी मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ये हो गया फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम क्या होंगे, पहला बैग और दूसरा बैग, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी और दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी, दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है, यानी पहले बैग की प्रोबेबिलिटी पी आर बाई बी वन, आर बाई बी वन, है ना, इंटू पी बी वन। अभी देखो थोड़ा सा ना एक दो टाइम तक आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। इंटू पी आर बाई बी टू, आर बाई बी टू इंटू पी बी टू, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं पी बी टू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो अब हुआ क्या, देखो ये है फेवरेबल आउटकम्स, ये है टोटल आउटकम्स, जो आप देख पा रहे हो ये है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम यानी पहले वाले की और दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी का दोनों का सम, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो बना ना, यहाँ से हमारा पहले बैग और दूसरे बैग में जो सिलेक्शन है वो भी निकल सकता है, यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी भी निकल सकती है, जो पूछा जाए वो सारा निकल जाएगा। तो अगर आपसे पी बी वन अपॉन आर पूछ रखा है, पी बी वन अपॉन आर, तो सबसे पहला मेरा काम होगा इसके हिसाब से चीजें निकालना, यानी इसमें जितना भी दिख रहा है राइट हैंड साइड पे मेरे को सारी की सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। तो मेरे को सबसे पहले पी बी वन निकालना पड़ेगा, पी बी टू निकालना पड़ेगा, फिर मेरे को पी आर बाई बी वन निकालना पड़ेगा, पी आर बाई बी वन निकालना पड़ेगा, फिर मेरे को पी आर बाई बी टू निकालना पड़ेगा, पी आर बाई बी टू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें मेरे को निकालनी पड़ेंगी। अब आप बोलेंगे सर ये पी बी वन का मतलब क्या है, पी बी वन का मतलब ये है अपने पास में दो बैग थे, है ना, पहला बैग दूसरा बैग, पहला बैग था बी वन दूसरा बैग था बी टू, ठीक है। पहला बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दो में से। तो आप बोलेंगे सर दो में से अगर एक को सेलेक्ट करना है तो वन बाय टू इसका आंसर, है ना। अगर मैंने बोला दूसरा बैग, तो आप बोलेंगे सर इसका भी वन बाय टू। आर बाई वी वन का मतलब क्या है, आर बाई वी वन का मतलब ये पहले बैग को सेलेक्ट करा तो इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले बैग में रेड बॉल देख लो जरा। तो आप क्या थ्री बाई फोर इसका आंसर बताना चाहेंगे, है ना। दूसरे बैग में रेड बॉल, तो टू बाई फोर इसका आंसर बताना चाहेंगे, चाहेंगे तो हम इसको चाहें तो वन बाय टू भी लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूंगा कि कुछ ना कुछ कटवट हो जाए। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दूंगा पी बी वन अपॉन आर में। तो पी बी वन अपॉन आर में मैं सारी की सारी वैल्यू डाल देता हूँ बी वन अपॉन में आर में, ये सारी की सारी वैल्यू डाल देता हूँ। तो पी आर बाई बी वन यानी थ्री बाई फोर इंटू वन बाई टू, ठीक है, अपॉन में थ्री बाई फोर इंटू वन बाई टू प्लस टू बाई फोर इंटू वन बाई टू। देखो वन बाई टू ना कॉमन आ जाएगा, आ रहा है कॉमन, काट दो, कट 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 गया। अब ऊपर मिल रहा है अपने को थ्री बाई फोर, नीचे मिल रहा है थ्री प्लस टू सिक्स बाई फोर, है ना, सिक्स बाई फोर मिल रहा है, चार से चार काटो, इससे ये काटो, एक दो, वन बाई टू इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया, इसमें देखो कुछ चीजें हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पहले सोचने हैं। जब भी आपकी बेस थ्योरम आ रही है तो इसमें एक्सटेंसिव केस हो रहा है, मतलब एक्सटेंसिव केस है किसका, किसका है एक्सटेंसिव केस, तो आप बोलेंगे सर मल्टीप्ली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंसिव केस है, तो आपको क्या करना है कि चीजें ना इसमें बढ़ा चढ़ा के दे रखी होती है। ज्यादातर क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि इसके क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर उठाएंगे ना, बेस थ्योरम के क्वेश्चन या तो बहुत ही छोटे पूछे जाएंगे या तो कम पूछे जाएंगे। उसका रीजन ये है कि इसके क्वेश्चन बहुत बड़े बन सकते हैं जब बनाने को हो तो बनाने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर बहुत बड़े बड़े बन सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, उसी लेवल के पूछे जाएंगे कि आपके जल्दी भी हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ये बैग जो है ना वो दो ना होकर, सपोज करिए बहुत सारे अपने पास में बैग हैं। अब बेस थ्योरम की जो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला मैं बना के बताता हूँ कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या और इसको कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें। ठीक है, तो देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए आपके पास में बहुत सारे बैग हैं। ये पहला बैग है B1, ये दूसरा बैग है B2, है ना, ये तीसरा बैग है B3, है ना, ये चौथा बैग है B4। ठीक है, ऐसे कर करके बहुत सारे बैग है मेरे पास में, BN तक मेरे पास में बैग है। ठीक है, इसमें कुछ रेड बॉल हैं, उसमें कुछ ब्लैक बॉल हैं या ब्लू बॉल हैं, जो भी हैं, कुछ बॉल्स हैं अपने पास में। इसमें रेड बॉल हैं, सपोज करिए, कुछ व्हाइट बॉल हैं, कुछ ऐसी। इसमें सब में रेड और व्हाइट बॉल्स हैं, रेड और व्हाइट हैं, रेड और व्हाइट है ना, कुछ कुछ नंबर ऑफ बॉल्स है। सपोज करो मैंने एक बॉल निकाली, वो रेड कलर की निकल गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से निकली है। मैंने अगर आपसे ये पूछा तो आप बोलेंगे सर इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका है, अभी तो बताया था आपने। आप इसको PR/B1 लिखो सबसे पहले, इंटू PB1 लिख दो। ये हो गई फेवरेबल आउटकम, आप टोटल डाल दो अब इसके नीचे। तो PB1 इंटू PR/B1 प्लस PB2 कर दो, PB2 इंटू PR/B2, R/B2 प्लस ऐसे करते करते कहां तक जाओ, PBN तक, है ना, और इंटू PR/BN तक, PR/BN तक आप चले जाओ। तो ये जो निकलेगा आपका, ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखे हैं, टोटल आउटकम नीचे लिखे हैं आपने, सीधा सीधा जो निकलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी को अगर मैं छोटा करके लिखूं, आप ध्यान से देखो, B1 जो है वो B जो है उसमें 1 से लेके N तक वो जा रखा है, R तो एक कॉमन ही है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, PR/B1, R/B1, है ना, इंटू PB1। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, B1/R की, B1/R की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अपॉन में समेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सपोज करिए I = 1 से लेके N तक डाल देता हूँ मैं, और PBI लिख देता हूँ मैं, है ना, इंटू PR/BI लिख देता हूँ मैं। कोई दिक्कत है, समझ में आया? देखो जरा ध्यान से, I की वैल्यू मैं 1 डालता हूँ तो PB1 R/B1 बन जाएगा, है ना, 2 डालता हूँ तो PB2 R/B2 बन जाएगा, 3 डालता हूँ तो PB3 R/B3 बन जाएगा। ऐसे करते करते मैं N तक डाल देता हूँ तो PBN R/BN बन जाएगा। तो ऐसे पूरा का पूरा बन सकता है ना ये, है ना। तो ये जो बना है वो यही तो फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, K = 1 से N PK, है ना, EK A/EK। तो यहाँ पे देखो दो तरीके से है, इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा जनरेट कर सकते हो। ये फॉर्मूले में ये जो आपको दिख रहा है टोटल आउटकम दिखाता है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये दिखाता है फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल टोटल आउटकम अगर आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको जो है मैं आपको पूरा डेफिनेशन पे लेके चले जाता हूँ। देखो डेफिनेशन की बात मैं एकदम से नहीं करता, डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ने में मेरे को अजीब सा लगता है, मतलब पढ़ लो उसको, बुक में तो है ही सब कुछ, तो समझना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा इसको देखो, जैसे मान यहाँ पे क्या बोल रखा है, लेट E1 E2 डॉट 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 En is a set of events related with a sample space S where all the events E1 E2 have non-zero probability of occurrence, ठीक है, and they form a partition of S. Suppose A be any event related with the sample space S, then Bayes theorem ये कहती है कि PEI upon A जो होगा वो कुछ इसके बराबर हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा इसके बराबर हो जाता है, जहाँ पे K की वैल्यू आपको गिवन होगी। K की वैल्यू इस तरीके से 1 से लेके N तक आप डाल सकते हो, मतलब जितने भी इवेंट्स के बारे में पूछेगा वो। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक हमने क्या क्या करा, कैसे करा? तो प्रोबेबिलिटी में जब हम बेस थ्योरम करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, तब आपको क्लियर होगा। जैसे सपोज करिए हमने ये वाला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। ये क्वेश्चन आपको बोला गया है कि बैग 1 कंटेन्स 4 व्हाइट 6 ब्लैक बॉल्स। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। ठीक है, 4 व्हाइट है और 6 जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरा बैग है बैग 2, ये बैग 1 है, ये क्या है बैग 2। ठीक है, दूसरा बैग है बैग 2 में 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब आपसे बोल रखा है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, इट इज फाउंड टू बी ब्लैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1? 12/13, 5/12, 7/11, 7/12। ये आपको दे रखा है, आप चाहो तो मेरे से पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
मैं इसको कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूँ। मेरा करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं जब भी बेस थ्योरम कराता हूँ तो उसमें मैं पहले फॉर्मूला जनरेट करता हूँ, उसके बाद मैं चीजें निकालता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान होता है। फॉर्मूला जनरेट करने का देखो इसका तरीका बड़ा आसान होता है। इसका तरीका ये होता है कि अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले मेरे को ये पता होना चाहिए मेरे को निकालना क्या है, उसके हिसाब से तो मैं चीजें निकालूंगा। तो सबसे पहले तो मेरे को ये देखना है कि मेरे को निकालना क्या है, हुआ क्या है और निकालना क्या है। हुआ क्या है, एक बॉल निकाली थी, वो बॉल निकल गई ब्लैक। कैसे निकल गई, ब्लैक कलर की। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से निकली है। ब्लैक कलर की बॉल निकल गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो पहले बैग से निकली है। तो शायद b1/b निकालना है आपको। क्या बात समझ में आ रही है। जो हो चुका वो नीचे, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर। तो pb/b1 हो जाएगा भाई, pb/b1 इंटू pb1 हो जाएगा। सही है। अब इसका फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं सबसे पहले। pb/b1 यानी इसका उल्टा लिखते हैं ना हम, इंटू pb1 प्लस pb/b2, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं pb2 से। जैसे ही मैंने करा, अब देखो मेरे पास में चीजें आ गई। pb1 निकालना है, pb2 निकालना है, b/b2 निकालना है, b/b1 निकालना है। तो ये मेरे को कुछ चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले मेरा काम होगा pb1 निकालना, और ये तो 1/2 होगा, शायद आपको पता ही है क्यों होगा, दो बैग में से एक बैग चूज करना है। फिर मेरे को pb/b1 निकालना है, pb/b1 निकालना है। pb/b1 मतलब पहले बैग में ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो 6/10 हो जाएगी भैया। 6/10 तो ये हो गया भैया 3/5, है ना। 3/5 आ गई। उसके बाद हम निकाल लेते हैं pb/b2, b/b2 निकाल लेते हैं। तो ये हो गया भैया ब्लैक बॉल दूसरे बैग में 3/7। ठीक है। तो इस सारी की सारी वैल्यू जितनी भी आई आपकी यहाँ पे उठा के रख दो। जैसे ये दिख रहा है आपको b/b1, ये है भाई 3/5 इंटू pb1 1/2 अपॉन में 3/5 इंटू 1/2 प्लस 3/7 इंटू 1/2। चलिए 1/2 तो देखो कॉमन आ गया, कट गया, हटाओ इसको। तो 3/5 अपॉन में 3/5 3/7, इसको ऐड करना है ना मेरे को। 35 आ गया नीचे, है ना। 35 नीचे आ जाएगा, और ये कितना बनेगा, 7 या 21, 5 या 15, 21 और 15 बनेगा ना। ठीक है। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3, 36। ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आ गया। इसको इससे काट दो, 7 बारी में कट रहा है ये। ठीक है। इसको इससे काट दो, 12 बारी में कट रहा है ये, तो इसको ऊपर पहुंचा दो, तो ये हो गया 7/12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई कैसे करी मैंने, है ना। स्क्रीन पे जो है वो स्पेस कम है, तो आप इसको समझ जाइएगा कि हमने किस तरीके से करा है, क्या क्या चीजें करी है, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। वैसे तो मैं प्रॉपर तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा प्रॉपर नहीं हो पाता कभी कभार, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन का पार्ट भी स्क्रीन पे ही हो जाता है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन देते हैं। अब ये वाला आप अपने आप करिएगा, इसमें 30 सेकंड का आपको टाइम देंगे। और ऐसा नहीं है कि देखो आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, आसान देखो, आपको पता है, आपने इतनी सारी वीडियो देखी है, सीधा एकदम से भगाता नहीं हुआ क्वेश्चन को ना, थोड़ा थोड़ा करके भगाएंगे। उसके बाद आपको खुद ही दिखेगा कि हाँ भाई हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि हमारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। एकदम से आप मैं भगा के प्रीवियस ईयर पे पहुंचाऊंगा नहीं, इसी स्लाइड में आपको प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे, फिक्र ना करिए। ठीक है। जैसे आपको ये दे रखा है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। हमारे पास में दो बैग है, ये पहला बैग है, 3 जो है वो रेड बॉल है, 5 जो है वो ब्लैक बॉल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैग 2 में जो है आपसे बोल रखा है, बैग 2 में 4 रेड है और 6 ब्लैक है, 4 रेड है और 6 जो है वो ब्लैक है, 6 ब्लैक बॉल है। एक बॉल निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड बैग से निकली हो, अगर ये लाल कलर की है। ठीक है। चलिए भाई, चार ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। ए दे रखा 31/62, बी दे रखा 16/62, सी दे रखा 16/31 और डी दे रखा 31/32। आपके पास में है भैया, इसको करने के लिए कितने सेकंड दे दें आपको, 40 सेकंड दे देते हैं। 40 सेकंड में इसको पूरा बनाना है आपको। वीडियो पॉज करके 40 सेकंड से ज्यादा का टाइम मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको पूरा प्रॉपर करूंगा, समझा समझा के, तो मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता हूँ, लिबर्टी होती है भैया हमारे पास में, है ना। तो देखिए जरा, सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है कि भैया बॉल निकल गई रेड कलर की, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड बैग से निकली हो। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे, पी उल्टा लिखेंगे, सबसे पहले r/b2 लिखेंगे इसको, है ना। फिर इंटू p/b2 लिख देंगे अपॉन में pr/b2 इंटू p/b2, है ना, प्लस pr/b1 इंटू pb1। मतलब सारे के सारे लिखने होते हैं ना अपने को, pb1। बस हो गया काम। तो pb1 निकाल लो और pb2 निकाल लो, ये तो दोनों बराबर ही हैं, कितने 1/2। pr/b1 कितना होगा भाई, पहले बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलेंगे सर दो बॉल है रेड, नहीं दो नहीं, 3 बॉल है रेड, टोटल है 8। ठीक है, तो 3/8। pr/b2 कितना होगा, तो r/b2 आप बोलेंगे सर ये जो है 4 बॉल रेड है, टोटल है 10, तो 4/10 हो जाएगा, यानी
2/5 हो जाएगा सर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये वाली सारी की सारी उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये हो गया भैया 3/8 इंटू 1/2, है ना, अपॉन में 3/8 इंटू 1/2 प्लस 2/5 इंटू कितना करें 1/2। 1/2 तो गया खत्म, तो ये मिल गया 3/8 अपॉन में 8 और 5 40 आ जाएगा नीचे ना। 8 पंजे 40, ऊपर बन रहा है 5 3 15, 8 दूनी 16, 16 15 31। हाँ अच्छा जी, 8 से गया है 5 बारी में, 5 गया ऊपर मल्टीप्लाई, तो 15 15, एक मिनट, 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या गड़बड़ कर दी हमने। ओह, एक मिनट, यहाँ पे r/b2 डालना था, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हमारे से हो गई है थोड़ी सी, है ना। चलो एक मिनट, जरा हटा देते हैं इसको, यहाँ पे कर लेते हैं। तो पी r/b2 यानी सेकंड बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/5 डालना था यहाँ पे। तो ये हो गया 2/5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपॉन में, ठीक है, 31/40 हो जाएगा। अभी तो कंट्रोल में है चीज़ें, ठीक है, इसको इधर पहुंचा दो, तो ये हो गया 16/31, 16/31 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से जो है आप चीजों को कर सकते हो, मतलब चीजें ना जब भी आप करोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए सबसे पहला काम क्या होगा बेस थ्योरम में। बेस थ्योरम याद रखिए, बेस थ्योरम में सबसे पहला काम क्या, फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला अगर आपने बना लिया, मतलब मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, फॉर्मूला अगर आपने बना लिया, तो फॉर्मूला बना के आपको चीजें पता लग जाती है कि क्या क्या आपको निकालना है। अगर आपको ये पता है कि आपको निकालना क्या क्या है, तो आप उस हिसाब से चीजें कर लोगे, है ना। PB1 निकालोगे, PB2 निकालोगे, R/B1 निकालोगे, R/B2 निकालोगे, निकल गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो देखो यार, आपको बोल रखा है अ मैन इज नॉन टू स्पीक द ट्रूथ 3 times out of 5। एक आदमी है, सच्चा आदमी बिल्कुल, 3 बार, 5 में से 3 बार तो सच बोल ही देता है वो, ठीक है, 60% चांस के साथ, मतलब है ना। ही थ्रोज अ डाई and reports that the number he got is a 5। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज एक्चुअली अ 5। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, बताइए, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो चलिए अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भैया, है ना। देखो 4 ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 3/13 दे देते हैं, दूसरा ऑप्शन दे देते हैं हम 3/7 दे देते हैं, तीसरा ऑप्शन दे देते हैं हम 4/13, चौथा ऑप्शन दे देते हैं 4/7। इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है भैया, बना के सोच लीजिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर आ रहा है आपके हिसाब से। मैं सीधा सीधा इसका आंसर स्टार्ट करता हूँ। देखो, आपको ये बोल रखा है कि एक आदमी है, सच्चा आदमी है, वो जो है 5 में से 3 बार तो सच बोलता है। उसके बाद जो है उसने एक डाय फेंका, डाय फेंकने के बाद में उसने बोला 5 आ रखा है इसमें। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सच में 5 ही आया, यानी उसने सच बोल दिया भैया, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे को निकालनी है। तो अब देखो ये इसमें बेस थ्योरम कैसे लग रही है ना। यहाँ पे तो कोई थैला वेला नहीं है अपने पास में। बेस थ्योरम कुछ इस तरीके से लगती है, जब आपको ना कुछ इवेंट हो चुका होता है और उसके रिस्पेक्ट में एक और प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। ठीक है, उसने क्या बोल दिया, उसने ये बोल दिया कि भैया 5 आया है, उसने तो बोल दिया ना। अब उसने बोल दिया 5 आया है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअली 5 था। तो आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, आपको डाई को जब फेंकते हो तो 5, उसमें डाई का सैंपल स्पेस क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर डाई का स्पेस जो होता है वो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होता है ना। यानी इसमें 6 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, 6 एलिमेंट आते हैं इसमें। तो 6 एलिमेंट अगर इसमें आते हैं, तो इसमें अगर मैं पूछूंगा कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 को सपोज करो मैं PE1 बोल रहा हूँ, सपोज करिए PE1 बोल रहा हूँ या PE बोल रहा हूँ, है ना। तो PE1 अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे 5 एक ही बार आता है सर, 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, कि उसने जो बोला अगर वो ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो PE बोल रहा हूँ मैं, इसको सपोज करिए, तो PE बार की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 5/6 होगी। कि अगर 5 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, 5 नहीं आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6 है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 5 आ जाता है तो आदमी सच बोल रहा है ना। 5 नहीं आता तो आदमी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इसका मतलब झूठा है भैया वो एक नंबर का। तो अगर मान लेते हैं 5 आ जाता है, उसका बोला हुआ आ रहा है, सपोज करिए कि इसको एक इवेंट मान लेते हैं, उसका इवेंट ये मान लेते हैं कि भैया सपोज करो हमने ये बोल दिया कि
कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं, ही इज टेलिंग द ट्रूथ, है ना। सपोज करिए ई एक इवेंट माना था, तो दूसरा इवेंट को कुछ और नाम दे देते हैं, एफ दे देते हैं, चलो ठीक है। एफ एक इवेंट है कि ही इज टेलिंग, ठीक है, द ट्रूथ, सच बोल रहा है वो, है ना, वो सच बोल रहा है। तो सच वो ये क्या बोल रहा है, उसने से ये मान लिया ही इज टेलिंग द ट्रूथ। तो इसके हिसाब से अगर मेरे को पी एफ बाई ई निकालना है, तो पी एफ बाई ई जो है वो तो गिवन है ना अपने को, वो कितना है 3/5, मतलब 3 में से 5, 5 में से 3 बारी तो वो सच बोलता है। ठीक है, पी एफ बाई अगर मैं ई बार पूछूं आपसे तो वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो और इजी है, तो ये हो जाएगा 1 - 3/5, दैट मीन्स 2/5, है ना, 2/5 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो, अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर मान लेते हैं कि नंबर एक्चुअली 5 है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या होगी अगर उसने बोला कि वो 5 है। तो आपसे एक्चुअल में ई बाय एफ पूछ रहा है वो, ठीक है, उसने बोला 5 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअल में 5 है, ठीक है। तो ई बाय एफ पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला बनाओ। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी एफ बाई ई, है ना, पी एफ बाय ई हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में पीई हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में पी एफ बाई ई, पी एफ बाय ई हो जाएगा, इनटू में पीई हो जाएगा, ठीक है, प्लस पी एफ बाय ई बार कर लेते हैं, ठीक है, इनटू में पीई बार कर लेते हैं, पीई बार, ठीक है, जैसे हमने ये करा हमारा आंसर बन जाएगा। तो पी एफ बाई ई जो है, ध्यान से देखो क्या होगा, एफ बाई ई 3/5, है ना, पीई पीई कितना 1/6, ओके, अपॉन में 3/5 इंटू 1/6, ठीक है, 1/6, सॉरी 1/6, प्लस ये कितना है पी एफ बाई ई बार, तो 2/5 इंटू 5/6, ठीक है। तो देखो ये अपॉन वाला 6 तो कट रहा है, ये गया ये गया ये गया, 5 भी कट रहा है, ये गया ये गया ये गया, तो ये मिल रहा है 3 अपॉन, अगर जिसको नहीं आता काटना कॉमन लेके काट सकते हो आप, देखो 6 × 5 = 30 कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन लो, ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे बच रहा है 3/3 और 2 5 × 10 13, 3/13, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि कहाँ से क्या हुआ है ना। तो थोड़ा ना लैंग्वेज डिफरेंस रहता है इस तरह के क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी के जब भी आप क्वेश्चन करोगे, हलवे क्वेश्चन तो नहीं होते इसके, है ना, थोड़ा बहुत तो मेहनत लगती है इसमें। तो लैंग्वेज अगर आप डिफरेंस समझ जाओ, और ये समझना थोड़ा सा टफ होता है, अगर आप समझ गए तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपसे बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी इसमें, बस और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करें फिर आगे का, है ना। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, एक क्वेश्चन बोल रखा है, देखो जैसे आपको ये वाला बता दिया, अब इसके ऊपर कर लो, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स, ठीक है, he throws a die and reports that it is a 6, find the probability that it is actually a 6, ठीक है, 1/8 होगी, 5/8 होगी, 2/7 होगी, या 3/8 होगी। समझ में आ रहा है ना, सेम क्वेश्चन है ना पुराने वाले के जैसा। बना लोगे इसको, कितना टाइम दो इसके लिए, है ना, 1 मिनट का टाइम ले लो, एक काम करो 1 मिनट का टाइम ले लो, वीडियो पॉज करो, चारों में से एक करेक्ट आंसर निकाल के बताओ। तो चलिए बना लिया होगा आपने, है ना, बना लिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको क्या बोल रखा है कि एक आदमी है जो, ये बोला जाता है कि 4 में से 3 बारी तो भैया सच बोल देता है, वो काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है मतलब इसके सच बोलने की, 75%, सपोज करिए ये सच बोल देता है। उसने बोला कि भैया 6 आया है डाई को फेंकने पर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअल में 6 आया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं 6 आने को इवेंट मान लेते हैं, तो पीई 6 आना एक बारी में आ सकता है, बस 6 में से एक नंबर ही होता है, वो 6 होता है ना। तो 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, उसमें से जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन करा, 5 आने की प्रोबेबिलिटी तो भी 1/6 होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी तो भी 1/6 होगी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो भी 1/6 होगी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो भी तो 1/6 ही होगी ना, तो 1/6 होगी। अब आपसे दूसरा पूछ रहा है पीई बार, तो पीई बार बहुत आसान 5/6 हो जाएगा, है ना, 1 - 1/6, पीई निकल गया, पीई बार निकल गया। अब आपको क्या करना है, तीसरी चीज निकालनी है, एफ इवेंट मान लो एक, एफ इवेंट की वो सच बोल रहा है, ठीक है, एफ इवेंट ही इज टेलिंग द ट्रूथ, ही इज ही इज टेलिंग ट्रूथ, सच्चा इंसान है वो। तो इसका मतलब पी एफ बाई ई मेरे को पहले निकालना पड़ेगा, पी एफ बाई ई कितना, तो आप बोलेंगे सर 3 बार तो वो सही बोल रहा है, पी एफ बाई ई बार कितना, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर 1 - 3/4, दैट मीन्स 1/4 होना चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे सर ई बाई एफ निकालना है। ई बाई एफ का निकालने का तरीका पी एफ बाई ई, ठीक है, इंटू पी एफ नहीं, पीई सॉरी, अपॉन में पी एफ बाई ई, पी एफ बाई ई इंटू में पीई, प्लस पी एफ बाई ई बार कर लो, ठीक है,
इंटू में पीई बार कर लो। तो जैसे ही आप ये करोगे तो वैल्यू रखोगे अब आप, तो पी एफ बाई ई की जो वैल्यू है कितनी निकाली थी हमने, 3/4 है ना, इसकी मल्टीप्लाई करो पीई से 1/6 से, ठीक है, अपॉन में 3/4 इंटू 1/6 प्लस पी एफ बाई ई बार 5/6, नहीं 5/6 नहीं, एफ बाई ई बार 1/4 सॉरी, इंटू 5/6 करो, तो 1/4 इंटू पी ई बार यानी 5/6 कर लो, तो 6 से 6 गए सारे के सारे, ठीक है, 4 से 4 गए ये सारे के सारे, तो ये मिल रहा है 3 अपॉन, ऊपर मिल रहा है 4 और ये नीचे मिल रहा है मतलब 3 5 8 8 मिल रहा है, 3 5 8, तो ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है भैया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी डी ऑप्शन ही बनाया है, नहीं बनाया तो भैया देख लो क्यों नहीं बना, आपसे एक क्वेश्चन आपको बताया गया था, बनना चाहिए था ये वाला, है ना, अगर नहीं बना तो देखो क्यों बना है, क्यों नहीं बना आपसे, ठीक है, तो बनना चाहिए था ये। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, बेस थ्योरम कैसे लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसके बाद पी वाई क्यू डाल देता हूँ आपके पास में ना, ठीक है, 2-3 पी वाई क्यू डालते हैं। चलिए जरा इसमें ध्यान से देखिए, आपको बोल रखा है द चांसेस ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू in three boxes A, B, and C are 1/5, 1/6, and 1/7 respectively. A box is selected at random and a screw drawn from it at random and it is found to be defective. Find the probability that it came from box A. यानी अपने पास में 3 बॉक्स हैं A, B, C. ये A है, ये B है, ये C है। इसमें डिफेक्टिव स्क्रू है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब स्क्रू है इनमें, ठीक है, तीनों बॉक्स में डिफेक्टिव भी है कुछ। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी इस वाले की 1/5 है, इस वाले की 1/6 है, इस वाले की 1/7 है। एक बॉक्स को चूज करा गया, उसमें से स्क्रू निकाल लिया, वो डिफेक्टिव निकला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की, वो पहले बॉक्स से निकला है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जैसे इसको बेस थ्योरम से सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, खुद सॉल्व करिए, ठीक है ना, खुद सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा आपको भी। अब मैं कैसे सॉल्व करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो 3 बॉक्स हैं अपने पास में, आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले ये देखिए, डिफेक्टिव निकल गया स्क्रू, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले वाले से निकला, यानी ए वाले से निकला, तो इसका मतलब मेरे को डी बाई ए निकालना पड़ेगा, इंटू पी ए निकालना पड़ेगा, अपॉन में इसको डिवाइड करना पड़ेगा पी डी बाई ए, है ना, इंटू पी ए प्लस पी डी बाई बी करना पड़ेगा, इंटू पी बी करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस पी डी बाई सी करना पड़ेगा, डी बाई सी करना पड़ेगा, इंटू पी सी करना पड़ेगा, ये अपने को करना पड़ेगा भाई, ठीक है। जैसे ये करा हमने, तो ये करने के बाद में पी डी बाई ए निकाल सकता हूँ मैं, पी डी बाई ए निकालना पड़ेगा, पी ए निकालना पड़ेगा, डी बाई बी पी बी, है ना, पी डी बाई सी पी सी, तो पी डी बाई ए पी ए, ये निकालने के पहले हमको पी ए निकालना पड़ेगा। पी ए जो है वह पहले बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3 में से, तो आप बोलेंगे सर 1/3, पी बी कितना, ये भी 1/3, है ना, पीसी कितना, ये भी 1/3। क्या समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि 3 बॉक्स में से एक बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब दूसरा काम मेरा होगा डी बाई ए निकालना, तो डी बाई ए जो निकलता है, डी बाई ए निकालने के लिए मेरे को ये देखना है कि भैया पहले बॉक्स में डिफेक्टिव स्क्रू की प्रोबेबिलिटी अपने को चाहिए, तो ये निकाल लो, या तो ये गिवन है, देखो जरा ये गिवन है कि 1/5, तो डी बाई ए जो है 1/5 है, तो डी बाई बी का मतलब क्या है, दूसरे बॉक्स में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलेंगे सर 1/6 है। डी बाई सी का मतलब क्या है, डी बाई सी का मतलब तीसरे बॉक्स में, हाँ, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। जैसे ही आपने करा, ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखेंगे तो मैं थोड़ा जगह बना के लिखता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए होती है, तो मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा सबसे पहले 1/5 इंटू 1/3 अपॉन में 1/3 अपॉन में सबके सब को प्लस करना है मेरे को, तो 1/5 इंटू 1/3, है ना, प्लस 1/6 इंटू 1/3 प्लस 1/7 इंटू 1/3, ठीक है, 1/3 तो गया, ये कट हो गया भैया, कॉमन लेके खत्म। तो आपका मिल क्या रहा है, 1/5 ऊपर मिल रहा है, नीचे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 5 6 और 7, 5 6 और 7 का एलसीएम 6 पंजे 30, 3 7 21, 210 होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं 210, हाँ 210 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 210 आ गया, ठीक है। और तो 5 से कितनी बारी में कट गए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42 प्लस 6 से कटेगा ये, 6 18, 18, हाँ 6 18, 19 20 21, तो 6 पंजे 30, 35 बारी में जाएगा। फिर इसमें 7 से कटेगा, 7 21, ये तो सीधा सीधा कट रहा है, चलो अब क्या करो, 5 से 210 को काट लो, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42 टाइम्स कट रहा है, 42 को ऊपर शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया 42 अपॉन, इन सबको ऐड करना, 5 2 7, 5 2 7 और 0, है ना,
और ये आ गया 107 आ रहा है भैया। ठीक है, तो 107 आ रहा है अपॉन में और ऊपर आ रहा है 42। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ठीक है ये, है ना। अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए आया तो बिंगो, बहुत ही बढ़िया, आपने आंसर निकाल लिया। नहीं आया तो भैया काम खराब हो गया, है ना। क्लियर है। तो ऐसे आपको ही ना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको इतना क्लियर हो गया, अब हम थोड़ा सा ना आपका वार्म अप खत्म करवा के आपको देते हैं बढ़िया क्वेश्चन, जिसको देख के आपको लगेगा कि भैया एकदम से ना ये तो कुछ नई चीज आ गई, मजा आ रहा है इसको देखकर ना। ऐसा मजा दिलाना चाहता हूं मैं आपको। ये देखो एक क्वेश्चन, ठीक है, यूकेपीएससी लेक्चरर का क्वेश्चन है, 2020 का मेंस का क्वेश्चन है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ताजा ताजा क्वेश्चन है। आपसे ये बोला गया, सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ women हैव ग्रे हेयर। ठीक है, ग्रे हेयर का मतलब नहीं होता कि ग्रे कलर के, ग्रे हेयर का मतलब होता है भैया उनके बाल सफेद हो चुके हैं। ठीक है, अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम if there is equal number of male and female, then the probability of this selected person being a male is, आपसे पूछा गया क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 10/21, बी दे रखा है 20/21, सी दे रखा है 4/5, डी दे रखा है आपको 19/21। मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ ये क्वेश्चन, हिंदी में भी है भैया। मान लीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के ग्रे बाल हैं। ठीक है, एक ग्रे बाल वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया। ठीक है, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है, ठीक है, तो इस चुने गए व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे अब पूछा गया, इसको निकालिए आंसर कैसे निकलेगा। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, करना बड़ा आसान काम है। करना यह है हमारे को, सबसे पहले देखो मेरे को ना फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे को देखो कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। मैंने आपको एक दो चीजें बताई कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ना परसेंटेज में होती है, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हो सकती है। तो परसेंटेज में अगर लिखा हुआ तो प्रोबेबिलिटी ही है एक तरह से ना। अब आपको ये बोल रखा है यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक तो भैया मैन है, हैं लाचार बेचारे मैन, और एक विमेन है इंडिपेंडेंट और बढ़िया, है ना। तो मैन जो है ये इनके बेचारों के ग्रे हेयर है, 5% लोग जो हैं इनके बाल सफेद हो चुके हैं। विमेन जो है इनकी बहुत कम है, 0.25% विमेन है जिनके बाल सफेद हुए हैं, बाकी बढ़िया चल रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे इंसान जो होते हैं 5% जो मैन है, ठीक है, परसेंटेज का मतलब यह है एक्चुअल में उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। विमेन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है जिनके ग्रे हेयर है, वो है 0.25%। अब आपको बोला गया इनमें से एक इंसान को चूज करा गया, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर दो में से एक को चूज करा गया, मतलब या तो जितने नंबर ऑफ मैन है उतने नंबर ऑफ वीमेन है। तो सपोज करो एक मैन है एक वीमेन है थोड़ी देर के लिए, तो दो में से एक को चूज करा गया तो 1/2। अब आप बोलेंगे सर एक ही एक को सपोज करें, हम 10-10 को भी तो सपोज कर सकते हैं, कर लो भाई 10-10 को, तो ये 20 हो गए टोटल, है ना। तो 10/20 तो भी 1/2 ही आएगा, कितना को भी कर लो, अगर इक्वल है तो फिर भाई वही आएगा ना, एक्स अपॉन मतलब एक्स एक्स कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक्स कंसिडर कर लो, इसको सेकंड वाले को एक्स कंसिडर कर लो, जैसे आप कंसिडर करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब जैसे सबसे पहले आपको पीएम निकालना है, पीएम का मतलब पहले मैन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलेंगे 1/2। विमेन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये भी 1/2 होगी। क्लियर। अब ये करने के बाद में आपका दूसरा काम क्या रहेगा, दूसरा काम ये रहेगा कि आपसे पूछ क्या रहा है वो, आपसे ये बोल रहे हैं कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर आगे ग्रे हेयर है ना, क्या ग्रे हेयर आगे, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल की यानी मैन के हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसको आपके लिए G/M निकालना पड़ेगा सबसे पहले, फिर आपको निकालना पड़ेगा पीएम, है ना। फिर आपको PG/M चाहिए, PM चाहिए, और फिर PG/W चाहिए और PW चाहिए। क्या ये बात समझ में आई कैसे निकाला हमने, फॉर्मूला बनाना अब तो आ गया होगा अब तक। ठीक है, तो PG/M का मतलब क्या है कि मेल में ग्रे हेयर वाले कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे सर 5%। 5% को या तो परसेंटेज में छोड़ दो या तो फ्रैक्शन में लिख लो, आपकी इच्छा है। 5% को 1 5 20 50 100 1/20 लिखा जा सकता है, अपॉन 100 करूंगा ना मैं। ठीक है, तो 5 से 20 बारी में कटेगा। और अगर मैं इसको पूछूं आपसे पी जी बाय, सपोज करो G/W पूछ रहा हूँ, तो ये 0.25%। 0.25% पहले परसेंटेज का 100 नीचे, और 0.25 का भी तो जाएगा, है ना। 25 चौक 100 होते तो 1/400 मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। चौक 100 तो 4 बारी में तो वो कट रहा है, और 0.25 है तो जीरो के जो वो बनेंगे दो वो आ जाएंगे, है ना। चलो इधर रख लेते हैं। तो ये हो गया 1/20, कैलकुलेशन अभी पता लग जाएगी मेरी, अगर गलत गलत होगी तो यहीं पे दिख जाएगा, अपॉन 1/2, 1/20 इंटू 1/2 सॉरी, अपॉन में, और क्या आएगा 1/400 इंटू 1/2, 1/2 तो गया,
ठीक है, ये खत्म, तो ये आ गया 1/20, 400 नीचे एलसीएम आ गया, तो 20 से जाएगा, 20 दूनी 40 होता है ना, तो आई थिंक 20 बारी में जाएगा 400 है ना, प्लस 400 एकम 421, ठीक है, जीरो से जीरो गया, 2 से कटेगा ये 20 बारी में, ठीक है, 20 गया ऊपर, ये आ गया 20/21, 20/21 है भैया ऑप्शन में, तो हमारा बिल्कुल सही करा है हमने, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ना थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान देना होता है, लगभग 1-1.5 मिनट खाता है ये क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 1-1.5 मिनट तो खाएगा आपका, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, करने के बाद में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सारी की सारी चीजें अगर आपकी सही निकलती है तो आपका आंसर फिर लास्ट में 1-1.5-2 मिनट के बाद में, स्पीड पे डिपेंड करता है आपकी, 1.5 मिनट में आपका आंसर मेरे हिसाब से सही आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, तो ये 2020 का लेक्चरर का हमने क्वेश्चन कर लिया, मेंस का उठा लिया। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा पीजीटी में, और ये क्वेश्चन तो देखा देखा से लग रहा है, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, ही थ्रोज अ डाई, रिपोर्टेड इट इज 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये तो करवा दिया हमने, इसका आंसर 3/8 है भाई, है ना, ये वाला हमने करवा दिया। तो चलिए देखो, देखते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन है तो क्या स्लाइड में आपके होमवर्क से अलावा, ठीक है, होमवर्क से अलावा कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे पास में, ठीक है, एक इसके बाद जो है उसको होमवर्क में डालेंगे। आपको बोल रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज करेक्ट आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज 2/3, इफ द स्टूडेंट डज नॉट नो द आंसर, स्टूडेंट गेसेस द आंसर, द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस्ड द आंसर being correct, his guessed answer being correct, okay, is 1/4, given that the student answered the question correctly, the conditional probability that student knows the answer is 2/3, 5/6, 3/4 या 8/9, आपसे ये पूछा गया है, कब का क्वेश्चन है ये, 2015 का क्वेश्चन है भैया, पीजीटी का, ठीक है, JDD 75 जो भी लिख रखा है इन्होंने, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान से सुनो, आपको बोल रखा है कि एक स्टूडेंट है, या तो उसको आंसर पता है या तो वो गैस कर लेता है, मतलब क्वेश्चन को ना आंसर लगा के आता है, उसके लिए नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई चीज नहीं है मेरे को लगता है, या तो उसको पता है आंसर तो भी वो टिक करेगा, या तो वो लगा के आ जाएगा तो भी वो टिक करके तो आता है, मतलब ऐसे खाली हाथ वापस नहीं आता। तो आपको ये बोल रखा है कि जो उसको आंसर पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको आंसर पता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, ठीक है, उसको नहीं पता होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे कितनी होगी, और द प्रोबेबिलिटी दैट ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस्ट आंसर बीइंग करेक्ट इज 1/4, आपको बोल रखा है कि एक आंसर उसने लगाया और वो करेक्ट निकल गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको उसका आंसर पता था, ठीक है। चलिए, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज लग रही है ना इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, सॉल्यूशन इसका ऐसे करते हैं कि सपोज करो स्टूडेंट जो है वो गेस कर रहा है आंसर, नहीं, स्टूडेंट को आंसर पता है, तो पीके बोल रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी यानी स्टूडेंट को पता है, नो, इसको बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग, है ना, नोइंग बोल देते हैं ना, तो इसका मतलब है पीके आपसे पूछ रहे हैं, पीके जो है वो आपको दे रखा है 2/3, क्या ये बात सही है, पीके 2/3 गिवन है, तो 2/3 अगर पीके गिवन है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, देखो जरा, पीके जो है वो 2/3 है, तो उसको आंसर ना पता होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर 2/3 1 में से माइनस कर दो तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 आ गया। अब आपको ये बोल रखा है कि उसको आंसर, उसने क्या करा, एक आंसर दिया और वो करेक्ट निकल गया, करेक्ट आंसर निकल गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको पता था, तो आपको निकालना क्या है, PC/K, है ना, इंटू PK अपॉन में PC/K, सी का मतलब करेक्ट है ना, इंटू PK प्लस इसको क्या लिखें, P, उसको करेक्ट का इनकरेक्ट डाल देते हैं दूसरा ना, ठीक है, इनकरेक्ट I/K इंटू PK। चलो भाई, अब जरा इसमें ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मेरे को देखो, सब चीजें तो है, मेरे को C/K चाहिए, C/K है क्या अपने पास में, तो वो है 1/4, तो मेरे पास में PI/K इनकरेक्ट वाला, मतलब इनकरेक्ट यानी उसने गैस वैस करके आंसर करेक्ट नहीं दिया, तो ये 3/4 हो जाएगा, उठा के डाल दो, उठा के डालेंगे तो ये हो गया 1/4 इंटू 2/3 अपॉन में 1/4 इंटू 2/3 प्लस क्या बनेगा ये, 3/4 इंटू 1/3, ठीक है, काट दो, 3 से 3 तो गया सारा का सारा, 4 से 4 भी गया गया, मिल रहा है 2 और 3 5, 2/5, और 9, ये क्या हो गया,
अब देखिए इस क्वेश्चन को ना हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन एक दे रखा है, बोला गया द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर, करेक्ट आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज 2/3. If the student does not know the answer, then the student guesses the answer. The probability of the guessed answer being correct is 1/4. Given that the student has answered the question correctly, the conditional probability that the student knows the correct answer is. आपको ये क्वेश्चन बोला गया है, हिंदी में बोला गया है कि बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर सही जानने की एक विद्यार्थी की संभाव्यता, जिसको हम प्रायिकता बोलते हैं, 2/3 है। जब विद्यार्थियों को उत्तर मालूम नहीं होता तो वह अनुमान लगाता है। वह अनुमान वाला उत्तर सही होने की संभाव्यता यानी प्रायिकता 1/4 है। मान लीजिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न का उत्तर सही दिया है, तो विद्यार्थियों को सही उत्तर पता होने की शर्तबद्ध संभाव्यता क्या होगी? भैया गूगल से इन्होंने ना पूरा का पूरा हिंदी मेरे को लग रहा है इसकी चेप दी है ना, गूगल ट्रांसलेट से। तो हुआ क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इनसे हिंदी बनी नहीं है ना क्वेश्चन की हिंदी, थोड़ा सा हिंदी में क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ये क्वेश्चन। इंग्लिश में तो फिर भी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। देखो आपको ये क्या बोल रखा है कि ये बोला गया है कि एक स्टूडेंट है, वो उसके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेट आ गया एक, है ना। जैसे पेपर आता है, पेपर आ गया, पेपर में क्या करता है वो, सपोज करो नेगेटिव मार्किंग है थोड़ी देर के लिए, तो वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, जैसे आप भी सारे अटेम्प्ट करेंगे अगर नेगेटिव ना होती तो वो क्या करता है, उसको जो पेपर में कुछ क्वेश्चंस के 2/3 क्वेश्चन के आंसर जो है वो उसको सही सही पता है। मतलब वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि मतलब 3 में से 2 क्वेश्चन तो सही लगा ही देगा वो, ठीक है, उसके आंसर तो उसको पूरे पूरे पता है। लेकिन उसके जिसके नहीं पता वो गैस कर लेता है, यानी उसको भी नहीं छोड़ता, उसको भी उठा के वो टिक कर देता है। जैसे कोई क्वेश्चन है, इसका आंसर पता है तो भी वो इसको टिक कर देगा, नहीं पता तो भी वो उसको टिक कर देगा, तो कोई ना कोई तुक्का मार के टिक कर देगा वो, यानी क्वेश्चन को छोड़ता नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेस्ट आंसर बीइंग करेक्ट इज 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मान लेते हैं कि उसका एक गेस करा हुआ आंसर करेक्ट हो गया, इसकी है 1/4, यानी 4 में से एक क्वेश्चन वो करेक्ट कर सकता है। अब आपको ये बोल रखा है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट द स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर इज, क्या होगी? 2/3, 3/4, 5/6 या 8/9। 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको करना कैसे। आपको कुछ इवेंट सबसे पहले तो डिसाइड करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट को आंसर पता है, मान लेते हैं ये इवन इवेंट्स है, स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है, स्टूडेंट नोज द आंसर, इसको मैंने पहला इवेंट मान लिया। दूसरा मान लिया वो गैस कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट गैसेस, ठीक है, और मैंने मान लेते हैं वो करेक्ट आंसर देता है, तो इसको मैं ए इवेंट मान लेता हूं, ही आंसर्ड करेक्टली, ही आंसर्ड WERED, ठीक है, करेक्टली, ही आंसर्ड करेक्टली, मैंने इसको ये वाला इवेंट मान लिया, ए इवेंट। तो सबसे पहले P गिवन है क्या? P गिवन है, तो आप बोलेंगे हाँ सर कि स्टूडेंट को आंसर पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। उसको आंसर गैस करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर PE2 होगी, है ना, PE2 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये होगा क्या, मतलब ये सीधा यही होगा ना कि भाई अगर उसको आंसर पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, अगर वो गैस कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 2/3, है ना, यानी 1/3 हो जाएगी। अब बात ये आती है कि PE1 निकाल लिया, PE2 निकाल लिया, एक्चुअल में आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है कि अगर उसने आंसर दे दिया करेक्ट, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आंसर था वो उसको पता था, यानी उसने आंसर दे दिया करेक्ट, ये करेक्ट आंसर दे दिया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता था, तो ये आपको निकालना है ना। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट रुक जाओ। अगर उसने आंसर दे दिया करेक्ट, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता है, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए A/E1, आपको चाहिए PE1, है ना, उसके बाद आपको चाहिए क्या, PA/E1 और PA/E2 PE1 है ना, और फिर PA/E2 प्लस PA/E2 और PE2 कर दो, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे आपका आंसर बन जाएगा। तो PA/E1 का मतलब क्या है? PA/E1 का मतलब ये है कि भाई ऐसा स्टूडेंट को आंसर पता है और उसने करेक्ट आंसर दिया है। अगर एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको आंसर पता है, तो आपको करेक्ट आंसर देने की आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर 100% चांस है, मैं तो करेक्ट ही आंसर दूंगा, यानी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अगर मुझे आंसर गैस करना है तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, करेक्ट आंसर देने की? तो आप बोलेंगे सर ये तो गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, ठीक है, या गिवन है, एक मिनट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेस्ट आंसर बीइंग करेक्ट, ओके, गेस्ट आंसर बीइंग करेक्ट इज 1/4, ठीक है, ये आपको गिवन है। चलिए उठा के डाल दीजिए सारी की सारी वैल्यूज।
ये डालेंगे तो 2/3 इंटू 1 कर देंगे हम, है ना, अपॉन में 2/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू कितना 1/4। ठीक है, चलो 3 से तो 3 कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, 2 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/4 आएगा आई गेस। ठीक है, ऊपर पहुंचा दो, तो ये हो गया 8/9। 8/9 कौन सा ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने करा है। क्वेश्चन जो है ना, जब भी हम करते हैं तो चीजों को इस तरीके से हमारे को बैठाना है कि वो सही बैठे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम बेस थ्योरम में क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा आपको लॉजिक ज्यादा यूज करना पड़ेगा नॉर्मल क्वेश्चन से, है ना। तो इसमें काफी सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो मेरा एक एडवाइस आपको ये रहेगी, अगर मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम पे क्वेश्चन आपको दिखता है तो क्वेश्चन को लास्ट के टाइम पर आप उठाएं। अगर इजी क्वेश्चन है तो पहले उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार पढ़ के आपको पता लग जाएगा इजी है टफ है ना। वरना लास्ट के टाइम पे उठाएं उसको, उसके बाद उसमें दिमाग लगाएं खूब बढ़िया से। ठीक है, और सही आंसर निकाल के बैठ जाएं। तो जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है या जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है उसको लास्ट में सबसे पहले, जो मेरा कहने का तरीका रहता है, मेरा तरीका ये रहता है कि जो बेसिक पार्ट है वो पहले उठाया जाए, यानी इजी क्वेश्चन या इजी टॉपिक जो होते हैं उसको सबसे पहले उठाया जाए। जो भी आपको इजी लगता है, आपको पता है आपके लिए क्या इजी है, ठीक है, वो उसको उठाइए। मेरे को कैलकुलस ज्यादा इजी लगता है तो मैं कैलकुलस ज्यादातर अप्रोच करूंगा अगर मैं एग्जाम में बैठा तो अपने। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने हिसाब से अप्रोच करिए जो आपको इजी लगता है। ठीक है, तो चलिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये हमने होमवर्क में डाल देना है। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट produces 90% acceptable items. If it is incorrectly set up, it produces only 40% acceptable items. Past experience shows that 80% of the setups are correctly done. If after a certain setup the machine produces 2 acceptable items, find the probability that the machine is correctly set up. 0.97, 0.95, 0.91, 0.90। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन, है ना। समझ में आ रहा है तो बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें दिमाग लगाइए। होमवर्क का क्वेश्चन है, कल इसका आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।